वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ के अंदर मेंबरशिप फी को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम सिंपली पहले कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और फिर उन की पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन एंड आंसर आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टेप वाइज इन दोनों पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। तो बहुत सारी एनपीओ जो हैं उनको मेंबरशिप फ़ी मिलती है और इसकी जो काउंटिंग है वो कंसिस्टेंट बेसिस पर होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब मेंबरशिप फीस क्या होती हैं, जिसमें जो एनपीओ होती हैं जैसे कोई क्लब्स हैं या जैसे इवन आई कैप एज अ प्रोफेशनल बॉडी है, तो ये अपने मेंबर से एनुअल फीस वगैरह ले रहे होते हैं और उस फीस के अगेंस्ट वो मेंबर्स को सर्टन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जैसे आई कैप स्टूडेंट से भी सब्सक्रिप्शन फी लेता है, तो उसमें स्टूडेंट्स का जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करना, उसका उनकी पूरी क्यूरीज को रिस्पॉन्ड करना, उनके लिए जो चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं वो सब करना शामिल होता है। इसी तरह मेंबर्स को भी वो बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिसमें सर्टन सीपीडी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारा और मटेरियल है और चीज़ें हैं जिसके थ्रू वो मेंबर्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि ऐसी फ़ी को फ़ी फॉर सर्विसेज तब कंसीडर किया जाता है जब इन पैसों के बदले मेंबर्स सर्विसेज भी रिसीव कर रहे हैं जिनकी वैल्यू कमेंसरेट करती है विद द फीस पेड, यानी वो जो सर्विसेज हैं वो और फी पेड जो है वो एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, रिलेट करते हैं, यानी मुनासिब है वो जो अमाउंट है उस तरह की सर्विसेज के लिए वो एक प्रॉपर वैल्यू बनती है। अदर केसेस में जो मेंबरशिप फीस हैं वो बेसिकली इन सब्सटेंस कंट्रीब्यूशन हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक ऐसी नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें मेंबर्स जो फीस जमा करवाते हैं वो आगे लोगों की मदद करने के लिए सिर्फ यूज होती है, उसके अगेंस्ट मेंबर्स को कोई सर्विस नहीं दी जाती, तो वो फिर मेंबरशिप फी जो है वो मेंबरशिप फी कंसीडर नहीं होगी, वो कंट्रीब्यूशन ही कंसीडर होगी, यानी डोनेशन कंसीडर होगी। सम टाइम ऐसा होता है कि जो मेंबरशिप फीस होती हैं वो उसमें फी फॉर सर्विसेज भी शामिल होती हैं और कंट्रीब्यूशन भी शामिल होती हैं। यानी फॉर एग्जांपल मेंबर से जो फी ली जा रही है वो 20,000 है, जिसमें से उसको जो सर्विसेज दी जाएंगी वो 8,000 की दी जाएंगी और रिमेनिंग 12,000 जो है वो डोनेशन के तौर पर मेंबर से लिए जा रहे हैं किसी खास चैरिटी काम पर्पस के लिए। तो ऐसी फीस को आपको फिर डिवाइड कर देना है पोर्शन में, कि उसमें से आप कहेंगे जो 8,000 सर्विसेज के अगेंस्ट हैं उसको मेंबरशिप फी समझा जाए, और वो पोर्शन जो इन सब्सटेंस कंट्रीब्यूशन है या डोनेशन है उसको एक डोनेशन इनकम के तौर पे रिकग्नाइज होना चाहिए। तो ये सिंपल से 3 पॉइंट्स हैं और इन तीनों पॉइंट्स का एक कॉन्टेक्स्ट सिंपली ये है कि मेंबरशिप फी और जो डोनेशन कंट्रीब्यूशन होती है उनको आपने सेपरेट सेपरेट रखना है, इन दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं करना। अब इस पर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि एबीसी गोल्फ क्लब मेंबर्स, अब ये गोल्फ क्लब है, जाहिर बात है कि इसके अंदर हो सकता है कि साथ गोल्फ क्लब कुछ लोगों की चैरिटी भी करता हो, फॉर एग्जांपल उन प्लेयर्स को सपोर्ट भी करता हो जो अफोर्ड नहीं कर सकते, और उसके अलावा जाहिर बात है कि ये गोल्फ क्लब जो है वो अपने मेंबर्स को भी सर्विसेज प्रोवाइड करता होगा, स्पोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करता होगा। तो एबीसी गोल्फ क्लब इज मेंबर्स ओनली क्लब, कि इसमें सिर्फ मेंबर्स आ सकते हैं, प्रोवाइडिंग इट्स मेंबर्स विद स्पोर्ट्स फैसिलिटीज इन द ग्राउंड्स ओन्ड एंड मेंटेन्ड बाय इट अगेंस्ट एनुअल सब्सक्रिप्शन फी। तो मेंबर से एनुअल फीस ली जाती है, उसके अगेंस्ट उनको स्पोर्ट्स फैसिलिटीज दी जाती हैं, ग्राउंड्स जो हैं वो मेंटेन किए जाते हैं ताकि वो अच्छा आके खेल सकें, अपना टाइम अच्छा गुजार सकें। At 30th June 20x2, club had membership subscription in areas amounting to 48 million और 12 मिलियन उन्होंने एडवांस में रिसीव किए हुए थे। अब हमें जो रेवेन्यू कैलकुलेट करना है वो करना है, रिक्वायरमेंट देखें कि हाउ द रेवेन्यू फ्रॉम अबव शुड बी रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एबीसी गोल्फ क्लब फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 20x3। तो 20x2 के जो बैलेंसेज हैं ये हमारे ओपनिंग बैलेंसेज बन गए। तो हम एक अकाउंट बना लेते हैं सब्सक्रिप्शन का जो मेंबर से ली जा रही है, और ओपनिंग जो हमारा रिसीवेबल है, इन एरियर्स मीन्स रिसीवेबल, वो 48 मिलियन है, और जो हमने एडवांस लिया हुआ था वो हमारी एक किस्म की लाइबिलिटी है, तो वो हमारा क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर 30 जून 20x3 द क्लब रिसीव्ड 650 मिलियन फ्रॉम इट्स मेंबर। दिस अमाउंट इंक्लूड 26 मिलियन रिसीव्ड एज डोनेशन विद नो कंडीशन अटैच्ड। तो ये जो 26 मिलियन मिले हैं ये तो फिर कंट्रीब्यूशन होने चाहिए।
तो हमें जो 650 मिले उनमें से हम ये 26 तो अलग कर देंगे क्योंकि ये डोनेशन के तौर पर रिकॉर्ड होंगे, ये मेंबरशिप फी के अकाउंट में नहीं आएंगे। 31.2 मिलियन रिसीव फ्रॉम मेंबरशिप फी फॉर द ईयर 30 जून 20x4। हाँ, जो पैसे हैं उसमें से मेंबरशिप फी के ही कुछ एडवांस भी हैं, ये तो हमारी इस अकाउंट के अंदर रेलिवेंट ही है। तो हमें 650 मिलियन में से वो 26 मिलियन एक्सक्लूड कर देने चाहिए, सेपरेट कर देने चाहिए, जो के कंट्रीब्यूशन से रिलेट करते हैं और मेंबरशिप फी से रिलेट नहीं करते। तो 650 में से इसलिए हमने 26 निकालकर जो रिकॉर्ड किया वो हमने किया बेसिकली यहां अमाउंट आएगी 624 की। तो 31.2 मिलियन जो है ये एडवांस में रिसीव हुआ है, ये हमारी क्लोजिंग लायबिलिटी ट्रीट हो जाएगी, इसका कैरी डाउन जो है अकाउंट के लेफ्ट साइड पर रिकॉर्ड हम कर देंगे 31.2 मिलियन। उसके बाद 30 जून 20x3 को मेंबर्स जो हैं वो 19.2 मिलियन की सब्सक्रिप्शन ओ कर रहे हैं, यानी ये हमारी अमाउंट रिसीवेबल है, इसका कैरी डाउन दूसरी साइड पर हम रिकॉर्ड कर देंगे। फिर ये बताया गया कि हाफ ऑफ द मेंबर्स हु वर इन एरियर्स एट द एंड ऑफ प्रीवियस पीरियड, जो ओ कर रहे थे अमाउंट यानी 48 मिलियन, still had not paid by 30 June 2003, it was decided to write these amounts off। अब सारे मेंबर्स नहीं, हाफ का मतलब है 1/2 यानी 24 मिलियन। तो इसके हम बैड डेट रिकॉर्ड कर देंगे। अब हम अकाउंट का टोटल कर लेते हैं और एज अ बैलेंसिंग फिगर हमें अमाउंट पता चल जाएगी जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम के तौर पे रिकॉर्ड होनी चाहिए, दैट इज 600 मिलियन। अब कॉन्सेप्ट ये है कि आप जो इनकम रिकॉर्ड करेंगे उसमें कंट्रीब्यूशन इनकम रिकॉर्ड होगी पहले, तो 26 मिलियन की जो डोनेशन है, फिर ये जो मेंबरशिप की इनकम है इसको रिकॉर्ड करेंगे और फिर बैड डेट्स को भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड कर रहे होंगे। आप ये भी कर सकते हैं कि जो मेंबरशिप फी है वो नेट ऑफ बैड डेट भी शो कर सकते हैं, यानी 576 पर भी शो कर सकते हैं। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ से रिलेटेड गवर्नमेंट फंडिंग का एक पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम सिंपली पहले कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और फिर उसकी बेस पर एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टेप वाइज इन दोनों पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले की पॉइंट्स की बात करें तो बहुत सारी जो गवर्नमेंट फंडिंग होती है, जैसे गवर्नमेंट ग्रांट है, वो इस तरीके से कैलकुलेट और पे की जा रही होती है जैसे वो फी फॉर सर्विसेज हो। फॉर एग्जांपल इसकी अगर मिसाल लें तो लेट से हम कहते हैं कि गवर्नमेंट ने वैक्सीन लगाने के लिए एक कंपनी को जो है वो या एक एनपीओ को ये कहा कि जी आप लोगों को वैक्सीन लगाएं, पर पर्सन जो आप वैक्सीन लगाएंगे उसके आपको वैक्सीन भी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड होगी, वैक्सीन लगाने के आपको 100 रुपीज़ दिए जाएंगे। अब बात यह है कि ये तो इसी तरीके से मिल रहा है जैसे हम लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करें और उनसे फीस चार्ज करें, तो ये तो उस हिसाब से पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि एक पर्सन को सर्विस देंगे तो 100 रुपीज़ मिलेंगे, 2 पर्सन को करेंगे तो 200 मिलेंगे एंड सो ऑन। अब क्योंकि जो सर्विसेज हैं वो फंड की जा रही होती हैं और एनपीओ की कम्युनिटी ऑफ सर्विस को दी जा रही होती हैं और गवर्नमेंट को डायरेक्टली आप नहीं दे रहे होते, तो गवर्नमेंट फंडिंग को भी ऐसी सिचुएशन में फिर कंट्रीब्यूशन समझा जाएगा। अगर गवर्नमेंट आपको पैसे दे रही है और उसके बदले आप सर्विसेज भी गवर्नमेंट को दे रहे हैं तो वो तो फिर रेवेन्यू है अगेंस्ट योर सर्विसेज। लेकिन अगर गवर्नमेंट आपको पैसे दे रही है और उस पैसे से आपने जो चीज़ें प्रोवाइड करनी है, जो हेल्प आउट करना है, जो आगे रिसोर्सेज ट्रांसफर करने हैं वो लोगों को करने हैं, चैरिटी में करने हैं, तो फिर इसको भी कंट्रीब्यूशन समझा जाएगा। अब इसमें जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं गवर्नमेंट फंडिंग की वो कई फैक्टर से इंडिकेट हो सकती हैं। बाज़ औक़ात ये कि आपको फंडिंग इस बेसिस पर मिली कि एनपीओ का जो अप्रूव्ड ऑपरेटिंग बजट है वो आपको प्रोवाइड किया होगा, वो बजट अप्रूव होगा तो फिर आपको फंडिंग मिलेगी। या ये रिक्वायरमेंट हो कि आपने गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है कि आपने रिसोर्सेज को एक्चुअली कैसे यूज़ किया, या जो फंडिंग एंड पर बच जाएगी वो गवर्नमेंट को वापस करनी होगी, या जहां पर फंडिंग रिसीव हो रही है तो वो उन एक्सपेंसेस से रिलेटेड है जो फ्यूचर पीरियड के हैं। तो ये जो 4 फैक्टर्स हैं ये नॉर्मली ये इंडिकेट करते हैं कि जो गवर्नमेंट फंडिंग एज अ कंट्रीब्यूशन रिकॉर्ड हो रही है वो एक रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि उस पर गवर्नमेंट की तरफ से फिर सर्टन रिस्ट्रिक्शंस इन्वॉल्व। तो अब इस पर एक एग्जांपल भी डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर।
Mujahid Healthcare is a registered NPO. It has received government funding of rupees 20 million for which it has to provide vaccine dosage और एडमिनिस्ट्रेशन, यानी खुद वैक्सीन भी खुद खरीदनी है और उसे लोगों को लगाना भी खुद है, फॉर अ वायरल डिजीज टू जनरल पब्लिक, जिसमें 8000 डोजेजेस लगाएंगे और 2500 ईच के हिसाब से उनको फिर पैसे मिलेंगे विदाउट टेकिंग एनी फी फ्रॉम देम, यानी जो पैसे मिलेंगे 20 मिलियन वो सीधे गवर्नमेंट से ले लेंगे और जो लोगों को वो लगा रहे होंगे उसमें उन लोगों से वो कोई पैसा नहीं ले रहे होंगे। रिक्वायरमेंट ये है कि इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस करें मुजाहिद हेल्थ केयर के परस्पेक्टिव से। तो आंसर की तरफ चलते हैं। पहली बात तो ये कि जो 20 मिलियन है वो कैलकुलेट हो रहा है डोजेज बेसिस पर, जिससे ये लगता है कि जैसे हम सर्विसेज की फीस ले रहे हैं, क्योंकि हम कहते हैं जी एक डोजेज करेंगे तो 2500 की फीस है, 2 डोजेज होंगी तो 5000 हो जाएंगी, जिस तरह से रूटीन में कोई क्लिनिक जो पेशेंट से फीस लेकर अर्निंग कर रहा होता है, ये उस स्टाइल में पैसे मिल रहे हैं। लेकिन इसमें नोटिस करें कि जो सर्विसेज हैं, पैसे बेशक गवर्नमेंट से मिल रहे हैं लेकिन सर्विसेज गवर्नमेंट को प्रोवाइड नहीं की जा रही, बल्कि सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं मुजाहिद हेल्थ केयर की कम्युनिटी ऑफ सर्विस को, यानी उन जनरल पब्लिक को जिनको वो रूटीन में अपनी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो गवर्नमेंट फंडिंग जो 20 मिलियन की है उसको फिर कंट्रीब्यूशन हम समझेंगे। फिर यहां पर अगर आप देखें कि बड़ा जो 20 मिलियन मिल रहे हैं वो अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने कहा जी ये लें 20 मिलियन और आपका जो दिल चाहे करें अपने उसमें। उन्होंने स्पेसिफिक डिफाइन किया कि आपको इतनी डोजेजेस जो हैं वो लेनी होंगी और उसे एडमिनिस्टर करना होगा लोगों को। तो ये जो क्योंकि फंडिंग का जो पर्पज है वो क्लियरली स्पेसिफाइड है, इस वजह से ये कंट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन कंसीडर होगी और इसको अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन के तौर पे क्लासिफाई नहीं किया जाएगा। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओज में रेवेन्यू रिकग्निशन अंडर रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड को डिस्कस करेंगे। तो सिंपली इस वीडियो के अंदर हम 2 पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे। पहले मेथड जो है वो क्या है, ये रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड बेसिकली होता क्या है, और इसका एक जनरल सा फॉर्मेट भी आपके साथ शेयर कर लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि इस मेथड के मुताबिक रेवेन्यू को रिकग्नाइज करने के जो रूल्स हैं अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो क्या हैं। तो 1 बाय 1 इन पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहली बात कि जो रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड है इसका कॉन्सेप्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जो एनपीओ है वो बेसिकली 3 कैटेगरीज में जो है रिपोर्टिंग करेगी। एक तो टोटल ऑफ जनरल फंड्स, जनरल फंड से मुराद वो फंड्स होते हैं, वो पैसे होते हैं जिनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एंटिटी को जो कंट्रीब्यूशन या डोनेशन मिली है उसको वो अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर 1 और मोर रिस्ट्रिक्टेड फंड्स, यानी कम से कम एक रिस्ट्रिक्टेड फंड को वो लाजमी प्रेजेंट कर रहे होंगे और एक से ज्यादा भी कर सकते हैं, यानी इस एरिया में आपके कॉलम जो हैं वो 1, 2, 3 भी हो सकते हैं। और फिर इंडोमेंट फंड अगर एप्लीकेबल हो, क्योंकि कुछ एनपीओज में इंडोमेंट फंड होता है और कुछ एनपीओज में इंडोमेंट फंड नहीं होता, तो जहां पर एप्लीकेबल होगा वहां पर इंडोमेंट फंड भी बनेगा। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेग्रीगेशन बाय प्रोग्राम और लोकेशन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड, यानी अगर एक एनपीओ इस तरीके से अपने फंड की डिटेल बनाती है कि कॉलम बना देते हैं डिपार्टमेंट वाइज, या कॉलम बना देते हैं वो ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से, जी मुल्तान, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, इस तरीके से, तो वो रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड नहीं कहलाएगा, वो सेगमेंट रिपोर्टिंग है। कि अगर आप ज्योग्राफिकल बेसिस पर अपनी रिपोर्ट बनाते हैं या आप अपने डिपार्टमेंटल फंक्शंस की बेस पर रिपोर्ट बनाते हैं तो वो सेगमेंटल रिपोर्टिंग कहलाएगी और वो बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड नहीं होगा। अब रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है, इसको एक फॉर्मेट से भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अब आप सबसे पहला कॉलम नोटिस करें, अनरिस्ट्रिक्टेड का एक कॉलम है। अनरिस्ट्रिक्टेड का कॉलम जो है ये टोटल जनरल फंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जितने भी आपके हो सकता है जनरल एक से ज्यादा फंड्स भी आपने रखे हुए, इंटरनल कोई रिस्ट्रिक्शन है उसकी वजह से आपने, तो उसमें जो सारी कंट्रीब्यूशन होंगी, सारी चीजें होंगी, वो उसकी इस कॉलम के अंदर आएंगी। फिर है 1 और मोर रिस्ट्रिक्टेड फंड। अब यहां पर जो एग्जांपल है उसमें तो एक ही रिस्ट्रिक्टेड फंड है, लेकिन ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो एक से ज्यादा होंगे तो वो कॉलम आप जस्ट बढ़ाते जाएंगे, जैसे यहां पर एक कॉलम है रिस्ट्रिक्टेड का, फिर हर रिस्ट्रिक्टेड फंड का अलग अलग कॉलम आ जाएगा। उसके बाद है इंडोमेंट फंड अगर एप्लीकेबल हो, जैसे दिस वन। और फिर ऑब्वियसली एक टोटल का कॉलम होगा जो हर चीज को इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कहां अप्लाई हो रहा है,
हम क्योंकि रेवेन्यू रिकग्निशन पर बात कर रहे हैं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर जो हमारा फॉर्मेट होगा वो ऐसा होगा। तो इस मेथड की अंडरस्टैंडिंग कि आपने फंड वाइज अलग अलग कॉलम बनाने, आपके सामने फॉर्मेट है। अब हम रूल्स को डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड होनी चाहिए, कौन सी चीज लाइबिलिटी के तौर पर शो होनी चाहिए, और कौन सी चीज जो है वो डायरेक्ट जो है नेट एसेट्स के अंदर, यानी डायरेक्ट जो फंड्स का जो जिस तरह एक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनती है वैसे ही एनपीओ के अंदर बनता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स। यानी यहां पे वर्ड इक्विटी यूज नहीं करते, यहां पे वर्ड नेट एसेट्स यूज करते हैं। तो डायरेक्टली उसके अंदर कौन कौन सी चीज का इफेक्ट जाएगा उसके ऊपर अब हम बात करते हैं। तो एक रूल तो काफी लॉन्ग लिखे हुए हैं और स्टैंडर्ड के अंदर हमने वहां से इसकी समरी एक डेवलप की है, वो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। तो इंडोमेंट कंट्रीब्यूशन जो है वो जिस तरह हमने अभी देखा कि 3 कॉलम होते हैं, तो इंडोमेंट कंट्रीब्यूशन जो है ना इंडोमेंट फंड का रेवेन्यू कॉलम के अंदर आप ऐड कर देंगे। कोई जो आपको रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन मिली है और उसका रेलिवेंट फंड जो है वो आप प्रेजेंट कर रहे हैं, यानी वो जो रिस्ट्रिक्टेड फंड है उसको आप अपनी स्टेटमेंट के अंदर प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस फंड के अंदर उसको रेवेन्यू के तौर पर रिकॉर्ड करते हैं। अगर रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन है और उससे रेलिवेंट फंड को आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर प्रेजेंट नहीं कर रहे, तो जितना उसमें से रेवेन्यू आपका अर्न हो चुका होगा मैचिंग कॉन्सेप्ट के मुताबिक उसको आप जनरल फंड में शामिल कर देंगे, और जो बाकी अमाउंट है जो उसमें से अभी पेंडिंग है जिसके अगेंस्ट अभी कोई आपने एक्सपेंडिचर करना है उसको यानी गवर्नमेंट ग्रांट की तरह इसकी काउंटिंग कर देंगे IAS 20 में जैसे हम करते हैं। तो आप इसमें से जितनी मैचिंग कॉन्सेप्ट के मुताबिक प्रॉफिट और लॉस में जा सकती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जा सकती है, वो रेवेन्यू बन जाएगी, और बाकी अमाउंट को आप डेफर्ड जो अमाउंट होगी उसको एज लाइबिलिटी शो करेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन यानी ऐसी डोनेशन या कंट्रीब्यूशन जो आपको मिलती हैं जिनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसको आप जनरल फंड का रेवेन्यू बना देंगे। अगर कोई एंटिटी एलोकेशन करती है अनरिस्ट्रिक्टेड रिसोर्सेज की रिस्ट्रिक्टेड फंड की तरफ, फॉर एग्जांपल एक एंटिटी को डोनेशन तो मिली अनरिस्ट्रिक्टेड लेकिन उनमें से वो कुछ हिस्सा ट्रांसफर करना चाहते हैं इंडोमेंट में, या कुछ हिस्सा किसी रिस्ट्रिक्टेड फंड की तरफ ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो ये इंटर फंड ट्रांसफर के तौर पर रिकॉर्ड होगा और ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में रिकॉर्ड होगा। एनपीओ के अंदर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स इज सेम लाइक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी की जगह वर्ड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स बोला जाता है। फिर है जी नेट इन्वेस्टमेंट इनकम, क्योंकि अक्सर एनपीओ जो हैं उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स की हुई होती हैं, उनके ऊपर जो इनकम आते हैं जिसमें रेवेन्यू है, गेन है, लॉसेज हैं, सब कुछ, इसको कैसे डील करना है। तो अगर वो इंडोमेंट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट हो तो उसको तो नेट एसेट्स के अंदर उसका डायरेक्ट इंक्रीज या डिक्रीज के तौर पर रिकॉर्ड किया जाता है। जो कोई और एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड इन्वेस्टमेंट इनकम हो तो अकॉर्डिंग टू रिस्ट्रिक्शन उसको हमने रिकॉर्ड करना है। यानी अकॉर्डिंग टू रिस्ट्रिक्शन से क्या मुराद है, देखिए हमने कहा कि जो रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन है उनकी 2 डिफरेंट ट्रीटमेंट है, या तो उनका फंड प्रेजेंट हो रहा होगा या उनका फंड प्रेजेंट नहीं हो रहा होगा। तो जो नेट इन्वेस्टमेंट इनकम होगी उसकी ट्रीटमेंट भी अकॉर्डिंग टू अबव दीज 2 सिचुएशन होगी। यानी अगर ऐसी इन्वेस्टमेंट इनकम हुई है जिससे रिलेटेड रिस्ट्रिक्टेड फंड प्रेजेंट हो रहा है तो उसको रेवेन्यू बना देंगे, और जहां पे वो प्रेजेंट नहीं हो रहा तो फिर उसमें मैचिंग कॉन्सेप्ट का जो रूल है वो अप्लाई करेंगे। डेफर्ड बैलेंस जो है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, और बाकी अमाउंट जो है वो जनरल फंड के अंदर। अगर कोई एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो उसको रिकग्नाइज करें रेवेन्यू के तौर पर, और ऑब्वियस सी बात है कि जब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो जब ये चीज रेवेन्यू के तौर पर रिकॉर्ड होगी तो ये रिकॉर्ड होगी जनरल फंड में। तो जब भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपने रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड को फॉलो करना है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते वक्त ये जो 1 पेज समरी आपके सामने है इसको जहन में रखेंगे, और इसको जहन में रखते हुए आपको सोल्यूशन बनाना चाहिए। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओज में रेवेन्यू रिकग्निशन अंडर डेफरल मेथड को डिस्कस करेंगे। तो सिंपली हम पहले मेथड विद फॉर्मेट को डिस्कस कर रहे होंगे, और उसके बाद हम रेवेन्यू रिकग्निशन के जो रूल्स हैं उनकी एक समरी शेयर करेंगे आपके साथ। तो 1 बाय 1 इन पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो मेथड डिफाइन किया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ में डेफरल मेथड को, तो वो डिफाइन किया गया है कि व्हेन एन एनपीओ यूजेस फंड अकाउंटिंग इन देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट फॉलोइंग
द रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड, तो कंट्रीब्यूशंस को अकाउंट किया जाएगा अंडर डेफरल मेथड। अब यहां पर तो मेथड से कुछ खास अंदाजा नहीं हो रहा ना कि हम उसको कैसे डील करेंगे, लेकिन जो हम समरी रूल्स के डिस्कस करेंगे उसके अंदर पूरी डिटेल है कि उसको कैसे अकाउंट फॉर करना है। बट इस वीडियो को देखने से पहले ये लाजमी है कि आपने पहले रेवेन्यू रिकग्निशन पर जो हमने रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड के ऊपर वीडियो बनाई है वो लाजमी देख लें, क्योंकि उसके साथ जो डिफरेंस है वो अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। वहां पर हम ये करते हैं कि हम 3 फंड्स की कैटेगरीज बना लेते हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड और इंडोमेंट, और कॉलम बनाकर फिर एक 4th कॉलम टोटल का बनाकर फिर उससे जो है हम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। तो जब हम डेफरल मेथड फॉलो करते हैं तो उसमें इस तरह से अलग अलग फंड्स शो नहीं किए जाते। यहाँ पर जो स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर है वो नॉर्मल तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टाइल में बनती है, जिसमें आप एक ही कॉलम शो कर रहे होते हैं, फंड्स अलग अलग शो नहीं हो रहे होते। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जितनी भी इनकम्स हैं, जितनी वो रियलाइज हो रही होंगी, उस हद तक हम उनको करंट पीरियड में रेवेन्यू बना रहे होंगे, और जितनी वो रियलाइज कंसीडर नहीं हो रही होंगी अप्लाइंग द मैचिंग कॉन्सेप्ट, उतनी हम उनको डेफर कर रहे होंगे। कुछ चीजें डायरेक्ट जो है वो इक्विटी में रिकॉर्ड हो रही होंगी यानी नेट एसेट्स में, और कुछ चीजें जो हैं वो फिर जो डेफर्ड बैलेंस है उसका, कंट्रीब्यूशंस का, वो लाइबिलिटीज के तौर पर शो हो रहा होगा। तो देखें 3 कॉन्सेप्ट होंगे, या तो हम एक चीज को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड कर रहे होंगे, जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं कर रहे होंगे तो नेट एसेट्स जैसे इक्विटी होती है डायरेक्टली उसमें रिकॉर्ड कर रहे होंगे, या फिर उसको लाइबिलिटी के तौर पर शो कर रहे होंगे। तो ये 3 कॉन्सेप्ट जो है हमें उस समरी में फोकस करने हैं। अब उस समरी की तरफ चलते हैं। काफी डिटेल्ड रूल्स हैं जो स्टैंडर्ड है उसके अंदर, और पैराग्राफ टू पैराग्राफ बहुत सारे पैराग्राफ्स में मेंशन है। हमने उसकी 1 पेज समरी आप लोगों के लिए डेवलप की है। तो इस 1 पेज की समरी को आपने फॉलो करना है जब भी आप डेफरल मेथड के मुताबिक रेवेन्यू को रिकग्नाइज कर रहे हैं। सबसे पहले तो जो इंडोमेंट कंट्रीब्यूशन हैं उनकी बात करें तो इंडोमेंट कंट्रीब्यूशन को डायरेक्ट इंक्रीज इन नेट एसेट्स लेना है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में, जैसे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी होती है, इसको रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करना, इसको डायरेक्ट इंक्रीज इन नेट एसेट लेना है। फिर रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन की बहुत सारी टाइप्स गिवन हैं, और उन बहुत सारी टाइप्स की अलग अलग ट्रीटमेंट जो है वो स्टैंडर्ड के अंदर जो है उसके बारे में गाइडेंस दी गई है, तो उसको फॉलो करते हैं। अगर एक्सपेंसेस के लिए आपको कोई कंट्रीब्यूशन मिली है और ये शर्त है, उस पर रिस्ट्रिक्शन है कि सिर्फ वो करंट पीरियड के एक्सपेंसेस के लिए है, तो उसको करंट पीरियड में आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर देंगे। अगर आपको उन एक्सपेंसेस के लिए कंट्रीब्यूशन, रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन मिली है कि वो फ्यूचर पीरियड के हैं, यानी आपको 2022 में कंट्रीब्यूशन मिली कि ये 2022 में खर्च नहीं करना, ये पैसे तो 2023 में 24 में खर्च करने हैं, तो आपको उसे डेफर करना चाहिए और मैच करना चाहिए एक्सपेंस और टाइम के साथ, यानी जिस टाइम पर वो एक्सपेंस हो रहा हो उस टाइम पर आप उसको डेफर कर देंगे। इसमें बाज़-औक़ात ये भी होता है कि आपको एक कंट्रीब्यूशन मिली कि जिससे अगले साल के खर्चे चलाने, तो अगले साल आप उसको इनकम बना देंगे चाहे आपके खर्चे उतने हों या ना हो, क्योंकि उसमें से पैसे तो वापस नहीं होने, लेकिन वो नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस के लिए तो वो उसके साथ मैच होना चाहिए। अगर आपको रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन मिलती है फॉर परचेज ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट, कि आपने कोई प्लांट लगाना है, आपने कोई बिल्डिंग लगानी है, तो आपको उस कंट्रीब्यूशन को भी डेफर और मैच करना चाहिए अकॉर्डिंग टू जिस तरीके से डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही हो। ये अगर आप नोटिस करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट वैसा ही अप्लाई हो रहा है जैसा हम अप्लाई करते हैं IAS 20 के अंदर। लेकिन कुछ चीजों में जो है कॉन्सेप्ट आगे चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर परचेज होती है नॉन डेप्रिशिएबल एसेट की, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ ये कहता है कि उसको डायरेक्ट इंक्रीज इन नेट एसेट के तौर पर रिकॉर्ड करें, यानी उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर रीपेमेंट ऑफ डेट से रिलेटेड अगर कोई रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन मिलती है, अब आप यानी किसी ने आपको कंट्रीब्यूशन दी और उस पर ये रिस्ट्रिक्शन लगाई कि उससे आपने वो डेट वापस करना है जो आपने फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए लिया हुआ है, तो उसको डेफर एंड मैच करें विद एक्सपेंसेस। यानी इसका जो कॉन्सेप्ट है यही वाला आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको रीपेमेंट ऑफ डेट के लिए रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन मिली और वो डेट रिलेट करता था डेप्रिशिएबल एसेट से, तो उसको डेप्रिसिएशन के साथ मैच करें।
और अगर आपको सिमिलरली रीपेमेंट ऑफ डेट मिली थी फॉर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, तो उसको डायरेक्ट इंक्रीज इन नेट एसेट लें। तो आप देख रहे हैं कि जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है वैसी ही रीपेमेंट ऑफ डेट के लिए ट्रीटमेंट है। और अगर आपको रीपेमेंट ऑफ डेट के लिए जो है वो रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन मिलती है, लेकिन उसमें कोई और रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस ये है कि डेट वापस करना है इससे, तो फिर उसको आप रेवेन्यू के तौर पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। और जो डेफर्ड बैलेंस होगा, क्योंकि कुछ अमाउंट देखें, कुछ अमाउंट तो हम नेट एसेट्स में ले गए, कुछ हमने डेफर जो है ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड कर लिया एज रेवेन्यू, तो जो डेफर्ड बैलेंस होगा रिमेनिंग, वो लाइबिलिटीज में रिकॉर्ड होगा इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। उसमें भी हम फर्दर क्लासिफिकेशन करंट और नॉन करंट की भी कर लेते हैं कि जो नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर से रेलिवेंट होता है उसको करंट में शो कर देंगे और बाकी अमाउंट को नॉन करंट में शो कर देंगे। अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि उन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो उनको आप करंट पीरियड में ही रेवेन्यू बना देंगे। जो नेट इन्वेस्टमेंट इनकम, क्योंकि अक्सर एनपीओ ने इन्वेस्टमेंट्स की भी होती हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट पे डिस्पोजल पर कोई गेन लॉस हो जाता है, या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ और रेवेन्यूज हो जाते हैं, गेन जैसे कैपिटल गेन वगैरह हो जाता है, अगर वो इंडोमेंट रिलेटेड हो तो उसको डायरेक्ट इंक्रीज और डिक्रीज इन नेट एसेट में रिकॉर्ड किया जाता है। यहां पर ये कॉन्सेप्ट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड जैसा ही है। अदर एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड इन्वेस्टमेंट इनकम अगर हो तो उसको रिस्ट्रिक्शन के मुताबिक रिकॉर्ड करते हैं। ये जो हमने सारी रिस्ट्रिक्शंस पढ़ी इनके मुताबिक। और अगर कोई एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन ना हो तो जो आपको इन्वेस्टमेंट इनकम हुई है उसको आप रेवेन्यू के तौर पर रिकॉर्ड कर सकते हैं इन द स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो ये हमारी समरी थी। जब भी आप कोई ऐसा स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने लगे जिसमें क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट हो कि आपने डेफरल मेथड को फॉलो करना है, तो इस 1 पेज की समरी को अपने सामने रखें और इसके मुताबिक ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओज में इन्वेंट्रीज के टॉपिक पर जो गाइडेंस मौजूद है उसको डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सिंपल से कुछ पॉइंट्स हैं कि अगर एक एनपीओ को कोई कंट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल्स मिलती है, डोनेशन के तौर पर उन्हें कोई मटेरियल्स या गुड्स मिल जाती हैं, तो जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज है वो रिफ्लेक्ट करेगी फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ कंट्रीब्यूशन। यानी हम उन इन्वेंट्रीज को की जो कॉस्ट है वो समझेंगे कि जो उनकी फेयर वैल्यू एट द रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन थी उसी को उसकी कॉस्ट कंसीडर करेंगे। फिर अक्सर जो एनपीओज होती हैं उन्होंने जो गुड्स होती हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है आगे, या तो फ्री एट नो चार्ज या फॉर अ नॉमिनल चार्ज, यानी वो एक्चुअली कॉस्ट ज़्यादा होती है लेकिन वो जो अपनी कम्युनिटी होती है उसके अंदर उसको नॉमिनल चार्ज यानी बहुत कम पैसों पर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में एक एनपीओ जो है ऐसी इन्वेंट्रीज को किस वैल्यू पे मेजर करेगी, क्योंकि हमारा नॉर्मल अकाउंटिंग तो है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, लेकिन इस सिचुएशन में वो मेजर करेंगे कॉस्ट और करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट के लोअर पे। अब करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ये होती है कि अगर ऐसी इन्वेंट्री इस वक्त खरीदी जाए तो हमें कितने की मिलेगी, ये है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो नॉर्मल रूल था लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी का, लेकिन जब ऐसी इन्वेंट्री हो जो आगे आपने फ्री प्रोवाइड करनी है या नॉमिनल चार्ज पर प्रोवाइड करनी है, तो उसमें आप लोअर ऑफ कॉस्ट एंड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट लेंगे। ये किस सिचुएशन में, जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन होनी हो एट नो चार्ज और फॉर अ नॉमिनल चार्ज, या ऐसे प्रोडक्शन प्रोसेस में आपने यूज करनी हो जो गुड्स आगे जाकर फिर नो चार्ज और फॉर अ नॉमिनल चार्ज। तो डायरेक्टली वो गुड्स आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी है या कोई उनसे ऐसी चीज बनानी है जो आगे जाकर फ्री या नॉमिनल चार्ज पर आप लोगों को देंगे। अब इसको एक एग्जांपल से इस पूरे प्रोसेस को जो है वो इंप्लीमेंट करते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, मेडिसिन फॉर ऑल इज एन एनपीओ विच प्रोवाइड्स मेडिसिन टू कम्युनिटीज लिविंग इन अंडर डेवलप्ड एरियाज एट नॉमिनल चार्ज, इट हैज फॉलोइंग इन्वेंट्रीज। अच्छा, हमारे पास अगर आप देखें तो आइटम्स हैं, 5 आइटम्स हैं, उसमें से पहला आइटम रिसीव्ड इन काइंड है और बाकी आइटम परचेज फॉर कैश है। कॉस्ट गिवन है, एनआरवी गिवन है। अब एनआरवी के साथ स्टेरिक है विच शोज के प्रोवाइड हो रही है सारी की सारी एट नॉमिनल चार्ज। तो इस वजह से ये जो कीमत यहाँ पर एनआरवी की है वो आपको बहुत लो नजर आ रही है, और इसी वजह से ये रूल रखा गया कि यहाँ पर अगर आप लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे जहां पर आपने चीजें मुफ्ती देनी है, तो फिर तो इन्वेंट्री बिल्कुल किसी वैल्यू पर शो नहीं हो रही होगी
और वो शायद ट्रू सब्सटेंस को शो ना करे। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी यहाँ पर गिवन है और फेयर वैल्यू भी गिवन है। तो अब हम जो रूल्स हैं उनको अगर अप्लाई करते हैं तो हमारा इसमें इन्वेंट्री की मेजरमेंट हमें किस स्टाइल में करनी पड़ेगी, स्टेप वाइज डिस्कस करते हैं। सोल्यूशन हमारे पास है तो सोल्यूशन हम लिख लेते हैं, लेकिन अब सोल्यूशन को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि जो फर्स्ट आइटम है पैनाडोल, ये रिसीव्ड इन काइंड है, तो ये वाला रूल अप्लाई होगा। जहां पे मटेरियल गुड्स हैं तो इनको रिकॉर्ड करना चाहिए फेयर वैल्यू पे, यानी इनकी कॉस्ट जो है वो फेयर वैल्यू के इक्वल होगी। तो कॉस्ट नील नहीं कंसीडर होगी, कॉस्ट कंसीडर होगी 28,000। अब जब कॉस्ट 28,000 कंसीडर होगी तो हमने, क्योंकि आगे भी इन्हें नॉमिनल चार्ज पर प्रोवाइड करना है, तो वहां पर हमें लेना पड़ेगा कॉस्ट और करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट का लोअर। तो करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है वो 26,000 है। 28,000 और 26,000 में से हमारे पास जो लोअर अमाउंट है वो है 26,000। तो ये हमारा आंसर बनेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास आइटम है न्यूब्रॉल। ये परचेज फॉर कैश है, इसकी कॉस्ट जो है वो 24,000 है, लेकिन आप लोगों को आगे 4,000 पे प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो अब देखें जितनी भी चीजें आपने कैश पे परचेज की हैं उनकी ऑब्वियसली कॉस्ट ज्यादा है, एनआरवी कम है, लेकिन कंपैरिजन कॉस्ट और एनआरवी का नहीं होना। इन सारे सिनेरियो में आप एनआरवी को इग्नोर कर देंगे। आप सिंपली क्या लेंगे, कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट में से लोअर लेंगे। यहां पर आपकी जो फेयर वैल्यू है वो भी रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि फेयर वैल्यू तब रेलिवेंट होती है जब आपको वो गुड्स कैश के बजाय मिली हों, जहां पे कंट्रीब्यूशन के तौर पर मिली हों। तो यहां पर आपकी फेयर वैल्यू भी रेलिवेंट है। अब कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट में से हमने लोअर लेना है, तो हम देखते हैं कि जी जो न्यूब्रॉल है उसमें 24,000 लोअर है। अच्छा, जो आपकी इमोडियम है नेक्स्ट, इसमें 12,000 ही कॉस्ट है, 12,000 ही रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, तो सेम ही है। मोटिलियम है 15,000 और 14,700 में से हम 14,700 लेंगे। और रिजिक्स है 18,000 और 18,300 में से 18,000 लेंगे, यानी लोअर अमाउंट। तो एग्जैक्टली यही लोअर अमाउंट जो हैं हम अपनी इन्वेंट्री की मेजरमेंट में शामिल कर देंगे, और फिर उसके बाद हम सिंपली टोटल करेंगे तो वो हमारी टोटल इन्वेंट्री की मेजरमेंट आ जाएगी। तो ये हमारा इस पे टॉपिक पे कॉन्सेप्ट था। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओज में कलेक्शंस का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कलेक्शंस की डेफिनेशन क्या गिवन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओज में। कलेक्शंस आर वर्क्स ऑफ आर्ट, हिस्टोरिकल ट्रेजर्स और सिमिलर एसेट्स दैट आर हेल्ड फॉर पब्लिक एग्जीबिशन, एजुकेशन और रिसर्च, protected, cared for, and preserved, and subject to an organizational policy that requires any proceed from their sale to be used to acquire other items to be added to the collection or for the direct care of the existing collection. तो बेसिकली इसमें अगर हम कुछ मिसालों की बात करें तो वर्क्स ऑफ आर्ट जैसे कोई बहुत ही पुराने पेंटिंग्स होती हैं, हिस्टोरिकल ट्रेजर्स हैं, पुराने क्वाइंस हैं, कोई स्वॉर्ड्स हैं, कोई इसी तरह पुरानी वेपनरी है जिसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, या सिमिलर एसेट्स हैं जैसे एक म्यूजियम जो है वो जो पोस्टल स्टैम्प्स होती हैं उनकी कलेक्शन को रिफ्लेक्ट करता है या स्कल्पचर्स को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये चीज़ें ये अब पब्लिक एग्जीबिशन के लिए भी रखी जा सकती हैं। कुछ जगह पे बहुत जो बुक्स होती हैं, रेयर बुक्स, वो एजुकेशन के लिए रखी गई होती हैं। कुछ जगह पर ऐसे आइटम्स रिसर्च के लिए रखे गए होते हैं ताकि हिस्ट्री के बारे में मजीद जो है वो हमें इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिल सके। इनको प्रोटेक्ट किया जाता है, जाहिर बात है कि यूनिक चीज़ें होती हैं तो इनका ख्याल रखा जाता है, प्रिजर्व करने की कोशिश की जाती है कि इनकी जो क्वालिटी है और सिचुएशन है वो ख़राब ना हो। और अक्सर ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी ये होती है कि कभी भी अगर इन कलेक्शंस को बेचा जाएगा तो उससे मजीद कोई कलेक्शन वाला आइटम खरीदा जाएगा, या फिर एक कलेक्शन को बेचकर जो बाकी आइटम हमारे पास कलेक्शन में होंगे उनकी केयर की जाएगी। यानी बाज़ औक़ात फंड्स की कमी होती है
तो आपके पास कलेक्शन में 10 आइटम है, आप एक आइटम को सेल कर देते हैं और बाकी 9 आइटम्स जो हैं उनका के ऊपर फिर जो है उनकी प्रिजर्वेंस और प्रोटेक्शन के ऊपर काम करते हैं। अब जरा कलेक्शंस को अगर अंडरस्टैंड करना है तो उस पर हम जो गाइडेंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर ही दी हुई है उसकी हमने एक समरी पॉइंट्स बनाए हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो एक तो ये कि कलेक्शंस जो हैं वो यूनिक और रेयर आइटम्स होते हैं, नंबर 1। दूसरी बात ये कि ज्यादातर जो कलेक्शंस हैं वो म्यूजियम और आर्ट गैलरीज के अंदर होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर हो कि जो म्यूजियम और उसमें है। अब बाज़ अदर एनपीओ एक सिंपल लाइब्रेरी है, उसमें आप कहते हैं कि 10,000 बुक्स हैं, जिसमें से 9,000 या 9,900 बुक्स जो हैं वो नॉर्मल बुक्स हैं, रूटीन में वो आती जाती रहती हैं, वो रीसेंट बुक्स हैं। लेकिन कुछ बुक्स उसमें से ऐसी हैं जो रेयर हैं, चंद बुक्स उनके पास 50-100 बुक्स ऐसी हैं जो रेयर हैं और वो उनको बाकायदा प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करते हैं। वो एजुकेशन के लिए अलाउ तो करते हैं लेकिन उनको ज़रा ज़्यादा ख्याल से अलाउ करते हैं, या वो सिर्फ प्रीमियम मेंबर्स जो लाइब्रेरी के हैं उनको अलाउ किया जाता है। तो ज़्यादातर तो म्यूजियम और आर्ट गैलरीज वगैरह में कलेक्शन होती हैं, लेकिन इसके अलावा बाज़ रूटीन एनपीओ के पास भी ऐसी कोई कलेक्शन का आइटम हो सकता है। टिपिकली अगर हम देखें तो जो ये कलेक्शंस होती हैं ये एसेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिफ्लेक्ट करती हैं, क्योंकि ये एक एनपीओ के पास लॉन्ग टर्म रहती हैं, तो एक किस्म का एक लॉन्ग टर्म एसेट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। बट यहाँ पर ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनको हमने प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट या इंटेंजिबल एसेट के तौर पर ट्रीट नहीं करना होता, बल्कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ की रिक्वायरमेंट है कि कलेक्शंस को आपने अगर एसेट के तौर पर शो करना है, तो अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एसेट के तौर पर भी शो हो सकते हैं और बाज़ औक़ात एक्सपेंस भी बनाया जा सकता है, लेकिन अगर एसेट के तौर पर भी शो करना हो तो इन्हें प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट के अंदर क्लासिफाई नहीं किया जाता, इनको सेपरेट लाइन आइटम में प्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट ये है कि अक्सर जो अगर इनको सेल किया जाए तो उसकी जो प्रोसीड्स हैं वो एक्विजिशन ऑफ फर्दर कलेक्शन आइटम और डायरेक्ट केयर के अंदर यूज होती हैं, यानी इनसे जो प्रोसीड्स मिलती हैं उसको फिर रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि उस पर रिस्ट्रिक्शन होगी, वो रिस्ट्रिक्टेड जो कंट्रीब्यूशन की तरह उसकी काउंटिंग होगी। फिर कैपिटलाइजेशन जो है वो प्रोहिबिटेड नहीं है, यानी आप कलेक्शंस को एसेट भी बना सकते हैं बट आल्सो नॉट रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड भी नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि एक एनपीओ के पास एक ऐसा कोई आर्ट का या हिस्टोरिकल ट्रेजर है जिसकी सिक्योरिटी के ऊपर ज्यादा खर्चा होना होता है और उसको एग्जिबिट करने से उतना ज्यादा वो बेनिफिट नहीं ले सक रहे होते। एक फाउंडेशन बनी ही इसलिए है क्योंकि उसने एक जो हिस्टोरिकल ट्रेजर था उसको प्रोटेक्ट रखना है, उसको सिक्योर रखना है, और वो ऑर्गेनाइजेशन में देखें खर्चा ज्यादा होगा, उसकी वजह से इनकम एज सच कोई भी डायरेक्ट अराइज उस एसेट की वजह से नहीं हो रही होगी, उसकी जो प्रोटेक्शन हो रही होगी वो भी लोगों से डोनेशन वगैरह इकट्ठी कर हो रही होगी। तो ऑफन जो है हम कहते हैं कि इसमें जो कॉस्ट लगनी होती है वो ज्यादा होती है और उनसे जो इंक्रीमेंटल बेनिफिट्स आने होते हैं वो कम होते हैं, और इस सिचुएशन को जब आप अप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे कि इस एसेट की जो वैल्यू न्यूज है वो तो नेगेटिव में। तो जब वैल्यू न्यूज नेगेटिव में होगी तो इसका मतलब ये है कि वो एसेट तो आप उसको फिर नहीं शो कर सकते, वो तो ज्यादा से ज्यादा खैर हम जीरो तक ले जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में उसको आप एसेट नहीं बनाएंगे तो फिर क्या बनाएंगे? फिर अगर आपने कोई कलेक्शन इस तरह की एक्वायर की है तो जो भी उसकी कॉस्ट है उसको एक्सपेंस बनाएंगे। इन केस आप एसेट भी बनाते हैं तो फिर आपने ध्यान में रखना है कि उसे आपने प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट या इंटेंजिबल एसेट ट्रीट नहीं करना। कलेक्शंस जो हैं इनकी अनलिमिटेड लाइफ अक्सर होती है क्योंकि इनमें से बहुत सारे आइटम ऐसे होते हैं जिन्हें ये समझा जाता है कि उन्हें प्रिजर्व करना चाहिए परपेचुअली, लाइक फॉर एवर, जितना पॉसिबल है। इसलिए फिर उन कलेक्शंस जिनको आप कहते हैं जिनकी लाइफ अनलिमिटेड होगी उनको फिर हम डेप्रिशिएट नहीं करते। लेकिन सारी कलेक्शंस नहीं, उन कलेक्शंस की बात हो रही है जिनकी लाइफ अनलिमिटेड है। तो कलेक्शन पर सिंपली ये ब्रीफ सी गाइडेंस है, जहां पर कलेक्शन से रिलेटेड कोई इशू आ जाए तो उसको अकॉर्डिंग टू दिस गाइडेंस हम डील करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।